हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं महर्षि अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 4 पे, जहां पर आपको मिलती है 100% जेन्युइन नॉलेज। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये उसका सेकेंड पार्ट है। ये क्या है? ये पार्ट सेकेंड है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट सेकेंड पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स क्या करेगा, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम को क्लियर करेगा और बायोलॉजी में तो बिल्कुल टॉप करेगा। आप लोग को अपने नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास। और पढ़ने के लिए रात में सोने से 15 मिनट पहले ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। बायोलॉजी में जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कायिक जनन। क्या है? कायिक जनन, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या होता है? पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए, पौधों में लैंगिक जनन होता है, बताइए। हाँ, होता है। जब एक पौधे का पॉलिनेशन जब जाएगा दूसरे पौधे के पास, ठीक है, पॉलन ग्रेन जाएगा दूसरे पौधे के पास, यानी फीमेल पौधे के पास जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट पौधों में क्या होता है? अलैंगिक जनन भी होता है। क्या क्या होता है? देखिए, ये क्या है? ये है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो में आपने देखा होगा कुछ मौसम में या फिर कुछ टाइम में क्या होता है, यहां पे इसके आइज निकल जाते हैं। ठीक है, ये आइज निकल जाते हैं। ये आइज क्या होता है? फिर हम लोग क्या करते हैं, जो लोग खेती से संबंध रखते हैं या फिर जिनका घर गांव में है, वो जानते होंगे आलू की खेती करना। वो आलू को जो आई के पास से कट करके हम लोग क्या करते हैं, उसे जमीन में बो देते हैं, या फिर इस आलू को हम लोग क्या करते हैं, पूरा ही जमीन में बो देते हैं, जिससे क्या होता है, आलू के पौधे निकल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये है अदरक, जिंजर, जो आप लोग चाय में डालते हैं ना, चाय में डाल के पीते हैं अदरक वाली चाय, ये वही जिंजर है। इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है? ये है ना, ये देखिए, ये राइजोम है। इसी राइजोम, अगर इसको हम लोग कट करके भी अगर जमीन में बोएंगे तो भी हो जाएगा, वरना इसको खड़े, जो क्या नाम, पूरा जो कंप्लीट अदरक है ना, उसको भी लेके अगर हम जमीन में बो देंगे तो उससे भी क्या होगा, बहुत सारे अदरक निकल जाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए अगेव। ये अगेव क्या होता है ना, इसका भी, ये भी एक तरह का प्लांट्स है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें बल्बिल के थ्रू क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अगेव में किसके थ्रू होता है? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, एक एक पार्ट को आप निकाल के भी इसको आप जमीन में बो सकते हैं, और इसको अगर पूरा भी अगर जमीन में बो देंगे तो इससे क्या होगा, इससे नया अगेव निकलेगा। ये देखिए, ये है एक प्रकार की पत्ती है, लीफ है, जिसे हम लोग कहते हैं ये ब्रायोफिल्लम की लीफ है। किसकी लीफ है? ब्रायोफिल्लम की। इस ब्रायोफिल्लम में क्या होता है, इसमें देखिए पत्ती के ऊपर ही प्लांट्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे। पत्ती के ऊपर क्या निकल जाते हैं? प्लांट्स निकल जाते हैं छोटे छोटे। और ये जो प्लांट्स हैं, इसको आप अगर निकाल के जमीन में बोएंगे तो नया ब्रायोफिल्लम का जो पौधा है वो निकल जाएगा। या तो क्या होता है, कभी कभी ये पत्तियां जो होती हैं वो खुद पे खुद गिर जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जमीन में गिरने के बाद क्या होता है, फिर वो नया प्लांट वहीं से ग्रोथ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस वाटर हाइसिंथ की। तो वाटर हाइसिंथ आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के आसपास जो नदी तालाब होते हैं, उस नदी तालाब में एक जंगली पौधे उग जाते हैं, देखा है ना, वो होता है बंगाल का आतंक। ठीक है, जिसे हम लोग वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, पूरे नदी तालाब पे फैल जाता है। कैसे फैलता है? ये देखिए, अगर एक पौधा अगर ला के डालेंगे ना, तो वो पानी के अंदर अंदर से क्या करेगा, ठीक है, अपना एक नया पौधा डेवलप कर लेगा। उसकी जो तने होते हैं ना, अंदर अंदर जाके क्या करेंगे, एक नया पौधा डेवलप कर लेंगे। इस तरह क्या होता है, महीने 2 महीने में ये पूरे तालाब को घेर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां की सारी मछलियां जो होती हैं ना, वो मर जाती हैं। इसी वजह से इसको हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं।
अब देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है। कौन सभी? ये देखिए, अगर आलू को हम जमीन में बो देंगे, एक आलू को जमीन में अगर हम गाड़ते हैं, बोते हैं, तो क्या होगा? ये आलू क्या करेगा? बहुत सारे आलू बना लेगा। ये जिंजर क्या होगा? राइजोम क्या करेगा? ये बहुत सारा अदरक बना लेगा। अगेव क्या करेगा? बल्बिल के माध्यम से बहुत सारे अगेव बना लेगा। ब्राइफिल्लम की जो पत्तियां हैं, एक पत्ती से 5 पौधे उग सकते हैं, तो 5 नई संतति उत्पन्न हुई ना। और वाटर हाइसिंथ देख लीजिए, इसके माध्यम से, ठीक है, अपने तने के माध्यम से जल के अंदर ही अंदर क्या करेगा? नए पौधे बनाएगा या नए संतति बना लेगा। तो ये सभी क्या करती हैं? नए संतति बनाने का क्या करती है? सामर्थ्य रखती हैं। इनके अंदर क्वालिटी होती है नए संतति बनाने की, ऑफ स्प्रिंग बनाने की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है, ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। ये जो संरचनाएं होती है ना, क्या कहलाती हैं? पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो यानी कि ये जो है पौधे का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग करा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है? इससे हम लोग बीज रहित पौधों का संतति उत्पन्न करने में मदद करते हैं। जो बीज रहित पौधे हैं, जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, केला हो गया, ये लोग क्या हैं? बीज रहित पौधे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐसे इसमें हम लोग को अब जनन कराना है, इसकी संतति उत्पन्न करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही क्या करेंगे? इनकी संतति उत्पन्न कराएंगे। एग्जाम्पल आप लोग याद करिएगा, शुगर केन और बनाना, ठीक है, एसेट्रा, लेकिन 2 ही हैं आप लोग के एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है कायिक जनन। क्या है? कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप के होते हैं? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होते हैं, अब पढ़ना है हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, और कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। यानी कायिक जनन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। पहला अनुकूल परिस्थिति में और दूसरा विषम परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन में, और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में। इसको याद रखिएगा, प्राकृतिक कायिक जनन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं, इसको अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट करिएगा। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। अब हम लोग को पढ़ना है अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है अनुकूल परिस्थिति में, इसका डिटेल हम लोग करने जा रहे हैं अब। तो चलिए मैं इसको अब रफ करता हूं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हमारा अनुकूल परिस्थिति में प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखना है कि अनुकूल परिस्थिति में प्राकृतिक जनन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला भूमिगत तना, इसे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सकर्स, जिसे हम लोग हिंदी में चूसक कहते हैं। दूसरा राइजोम, इसको राइजोम ही कहते हैं। तीसरा बल्ब्स, इसको बल्ब भी कहते हैं। और नेक्स्ट है ट्यूबर, इसे हम लोग हिंदी में कंद कहते हैं। अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सकर्स। सकर्स मतलब चूसक। अब चूसक का क्या मीन्स है, इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए आप। मिंट और क्राइजेंथेमम, क्या है? मिंट और क्राइजेंथेमम, इसको याद रखिएगा। सकर्स का एग्जाम्पल पूछा बहुत जाता है नीट में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मिंट और क्राइजेंथेमम। होते तो बहुत सारे हैं, बट आपकी एनसीईआरटी केवल 2 ही एग्जाम्पल लिखती है, पहला मिंट, दूसरा क्राइजेंथेमम। अब इन दोनों में जमीन के अंदर से ही तना निकलकर जनन कर लेता है। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए जमीन है, ठीक है। जमीन ये आपका फ्लावर हो गया, ठीक है, या प्लांट्स हो गया। देखिएगा, फिर यहां से तना निकलेगा और इसको डेवलप कर लेगा। यानी कि ये कैसे जनन करता है? जमीन के अंदर से ही तना निकल जाता है और जनन करता है। देखिए मैं यहां पे बना रखा हूं, ठीक है।
जमीन के अंदर से तना निकला और ये एक नया प्लांट बना लिया, चाहे वो मिंट का होगा या क्राइसेंथेमम का होगा। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम का मैंने बता ही दिया था आप लोग को, तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। इसके एग्जांपल देखिए, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। राइजोम का एग्जांपल क्या है? जिंजर, टर्मरिक, बनाना। क्या एग्जांपल है? जिंजर, टर्मरिक और बनाना। इसमें देखिए एक राइजोम निकल जाता ना, जैसे ये हमने लिया था जिंजर का एग्जांपल, तो ऐसे ही सब में होता है, टर्मरिक में भी होता है और बनाना में भी होता है। तो इसी को अगर हम लोग वापस इसको बो दें या फिर इसको बोया हुआ है तो छोड़ दें, तो ये ऐसे ही क्या करेगा, नेक्स्ट अदरक का प्लांट बना लेगा। उसके बाद है बल्ब्स। बल्ब का एग्जांपल है ओनियन, लिलीज और गार्लिक। ओनियन मतलब प्याज, लिलीज मतलब लिली का एक फूल होता है, और गार्लिक मतलब लहसुन। इसमें क्या होता है? बल्ब के द्वारा जन्म होता है। आपने देखा होगा कि ये सब कैसे होते हैं, बल्ब टाइप के होते हैं ना, गोल गोल बिल्कुल बल्ब टाइप के होते हैं। अगर इसको हम लोग जमीन में धसा दे या गाड़ दे तो क्या होगा, वहीं से नया प्लांट्स विकसित हो जाएगा। उसके बाद है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल है आपका पोटैटो। इसमें क्या होता है? आई होता है ना, आई होता है। आई को अगर हम लोग काट करके लगा दे जमीन में तो वो क्या करेगा, नया आलू के प्लांट्स ग्रोथ कर देगा। उसके बाद है क्रीपिंग स्टेम। सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है क्रीपिंग स्टेम, यानी कि अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे स्टेम जो जमीन के अंदर जाके क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्रीपिंग स्टेम, यानी कि जमीन की सतह पर ही जाके क्या करते हैं, वो नया प्लांट बनाएंगे। तो क्रीपिंग स्टेम, सतह पर बढ़ने वाला तना। इसमें सबसे पहले पढ़ना हम लोग को रनर्स के बारे में। रनर्स आप जानते हैं ना, जो दौड़ता है बिल्कुल, ठीक है, भागता रहता है, उसी तरह रनर्स। इसमें जमीन की सतह से तने निकलकर कायिक जनन करते हैं। इसमें क्या होता है, जमीन, ये आपका जमीन है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए प्लांट है, तो यहीं से तना निकलेगा जमीन की सतह से और नया प्लांट बना लेगा। और इसमें था क्या नाम है, सकर्स में था, वो जमीन के अंदर से था, और रनर्स में क्या होगा, जमीन के सतह पर ही क्या नाम है, तना निकलेगा और क्या करेगा, नया प्लांट बनाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लिए, ऑक्सैलिक्स, ठीक है, ऑक्सैलिक और ग्रासेस। आपने घास देखा होगा आपके ग्राउंड में या आपके आसपास जितने भी घास होते हैं ना, वो इसी तरह से क्या करते हैं, अपने नए संतति बनाते रहते हैं। जैसे एक ग्रास आपने लगाया, लगाने के बाद वो क्या करेगा, उसकी जो स्टेम है ना, वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो जहां जहां जाएगी वो क्या करेगा, नया घास बनाता जाएगा। उसके बाद है भूस्तारिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्पैट कहते हैं। जलाशयों की महाविपत्ति, वाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल का आतंक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, इनमें जलाशयों के अंदर तनों की वृद्धि होकर कायिक जनन करते हैं। अब देखिए ये पानी है, अब ये मान लीजिए वाटर हाइसिंथ का पौधा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर डेवलप करेगा, ये इसके अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे फैल के क्या करेंगे, ये पानी के अंदर क्या करेंगे, डेवलप होके अपनी संतति बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल में पिस्टिया और इकॉर्निया एसेक्ट्राज। अब क्या है, ये ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये क्या है, इसका कोई यूज नहीं होता, ये जिसका यूज नहीं होता जिस प्लांट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और ये क्या करता है, ठहरे हुए जल में ये खरपतवार ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। इसके बाद यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। ये क्या करता है, आखिर इसको भी जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये क्या करता है, पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता है या सक कर लेता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाली मछलियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और वो मर जाती हैं। नेक्स्ट है वायवीय तना, जिसे हम लोग कहते हैं एरियल स्टेम। क्या कहते हैं, एरियल स्टेम। इसका एग्जाम्पल है अप्यूंटिया, जिसे हम लोग कहते हैं नागफनी। आपने देखा होगा ना कैक्टस, जिसे हम लोग नागफनी कहते हैं, ये वही है। उसके बाद पत्ती द्वारा मतलब बाय लीव्स। ब्राइफिलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पत्थर चट्टा। क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा कहते हैं ब्राइफिलम। इसमें एक पत्ती होती है, उसके ऊपर प्लांट्स उग जाते हैं, और वो प्लांट्स पत्ती से अलग होकर जमीन पे गिरने के बाद क्या करेंगे, वो नया प्लांट्स डेवलप कर लेंगे। उसके बाद है बल्बिल तो आप जानते हैं, अगेव, ठीक है, इसमें भी बल्बिल होता है, अगेव होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ हमने आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये कैसे वो करता है, बल्बिल्स अगेव के द्वारा।
अगेव में होता है, बल्बिस किस में होता है, अगेव में होता है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रही है, इसीलिए आप लोग इसको मिस ना करिएगा, और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग को हार्डवर्क करना है। रात में सोने से 15 मिनट पहले आपको केवल पढ़ना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये सब जितने भी चैप्टर है बायोलॉजी के मैं कवर करा दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में मैं दावा करता हूं कि आप 90 प्लस मार्क्स लाएंगे, 90 प्लस मार्क्स लाएंगे, मैं दावा करता हूं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृतिक कायिक जनन किसमें, विषम परिस्थितियों में। किसमें, प्राकृतिक कायिक जनन विषम परिस्थितियों में, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे चल बीजाणु, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जू स्पोर। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। क्या है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इसमें क्या होता है, चल बीजाणु द्वारा जनन होता है। अब देखिए विषम परिस्थिति है तो ये क्या करेगा, क्लेमाइडोमोनास क्या करेगा या यूलोथ्रिक्स क्या करेगा, अपने अंदर ही क्या करेगा, जनन करेगा। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा प्रतिकूल परिस्थिति आएगा वैसे ही क्या होगा, ये इसकी भित्ति फट जाएगी, इसकी लेयर फट जाएंगे और ये बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स निकल जाएंगे बाहर। नेक्स्ट है कोनाइडिया, इसको इंग्लिश में भी हम लोग कोनाइडिया कहते हैं। इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। क्या कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। क्या है, किसके एग्जांपल हैं, कोनाइडिया के। किसके एग्जांपल हैं, कोनाइडिया के एग्जांपल हैं। इसमें देखिए ये एस्परजिलस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, विषम परिस्थिति में क्या होगा, बहुत सारे एस्परजिलस, ठीक है, बेबी एस्परजिलस इस पे क्या होंगे, चिपके रहेंगे। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी ना, ये वापस चले जाएंगे, वापस मतलब रिलीज हो जाएंगे और बहुत सारे एस्परजिलस बना लेंगे। नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कैसे कराते हैं। इसमें क्या होता है, कटिंग करना। पहला है कटिंग करना। इसमें क्या होता है, लीफ को अगर कट करते हैं या लीफ को लगाते हैं तो किस में लगाएंगे, ब्रायोफिल्लम में, जिसे हम लोग पथचट्टा कहते हैं। आगे पिछली टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट्स लगाना, रूट्स लगाना हो तो किसमें, टर्मरिक में, यानी कि हल्दी में लगाएंगे। नेक्स्ट है स्टेम, यानी कि अगर किसी का तना लगाना है तो हम किस में लगाएंगे, शुगर केन में, ग्रेप्स में और रोज में, यानी कि गन्ने में, अंगूर में और गुलाब के पेड़ में। नेक्स्ट है गुटी लगाना। क्या करना है, गुटी लगाना। ये किस में लगाएंगे, लेयरिंग या जैस्मीन में, लीची में, ऑरेंज में। अब गुटी लगाना क्या होता है ये समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए किसी का ये तना है, ठीक है, ये तना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना कट कर देंगे। ठीक है, ये तना है तो इसमें हम लोग इतना कट कर देंगे ऐसे। इसमें क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, और पानी के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था कर देंगे ताकि नमी बनी रहे। इसके बाद इसको हम लोग किस चीज से कवर कर देंगे, प्लास्टिक से या फिर किसी कपड़े से कवर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी पेड़ का इसमें क्या होगा, जड़ बन जाएगा, और फिर उसको यहां से कट करके हम लोग इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं गुटी लगाना। वो किसमें किसमें होता है, जैस्मीन में, लीची में, ऑरेंज में। नेक्स्ट है फिर कलम लगाना या ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग करना क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक प्लांट्स को इस टाइप में काट लेते हैं, ठीक है, और दूसरे प्लांट को इस टाइप में काट लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सियॉन, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, अगर इस टाइप से आपने काटा है वी शेप में, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्टॉक कहेंगे। और अगर इस टाइप से काटा है तो इसको हम लोग कहेंगे सियॉन कहेंगे। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी और प्लांट से काटा है तो इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ये सेम प्लांट्स नहीं है, ये अलग अलग प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह का दृश्य नजर आएगा। और इसको जब हम लोग बांध देंगे किसी चीज से जोड़ने के बाद, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये दोनों मिलके एक पौधा बन जाएगा, एक ही पौधा बन जाएगा। जैसे रोज, एप्पल, पाम, इन सब में ज्यादातर किया जाता है इस तरह से ही, कलम लगाते हैं हम लोग। उसके बाद है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। कभी कभी आधुनिक तरीके से भी नए नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी 4-5 चैप्टर तक इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे क्या करना है, हम लोग को इस चैप्टर के बारे में
इसका पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर पे हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि गुटी लगाना क्या होता है, कटिंग करना क्या होता है, कलम लगाना क्या होता है। किसी पौधे को कलम लगाने के लिए एक पौधे को इस टाइप से काटेंगे और एक पौधे को इस टाइप से काटेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर उसको बांध देंगे। बांधने के बाद कुछ समय बाद जब कपड़ा हम लोग खोलेंगे या प्लास्टिक खोलेंगे तो वो क्या होगा, दोनों एक पौधे बन जाएंगे। एग्जाम्पल है रोज, एप्पल, पाम। और नेक्स्ट आपका गुटी लगाना क्या होता है। गुटी लगाने में आपको एक ये तना हो गया किसी प्लांट का, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको इस टाइप से कट कर देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, इसमें मिट्टी भर देंगे और यहाँ से पानी की व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, ताकि इसमें नमी बनी रहे। फिर उसको चारों तरफ से बांध देंगे। बांधने के बाद कुछ महीने के लिए छोड़ देंगे। महीने छोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें जड़ें निकल जाएंगी। जड़ें निकल जाएंगी तो इसको कट करके हम लोग कहीं भी इसको लगा सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं गुटी लगाना। कोनेडिया में क्या होता है, कोनेडिया में छोटे छोटे एस्परजिलस के बेबी एस्परजिलस बन जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वही कोनेडिया होता है। और जूस्पोरिया चलबीजाड़ू में भी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर ही क्या होता है, जनन होता रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसके जो बेबी क्लेमाइडोमोनास है वो रिलीज हो जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लैंगिक जनन, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें तो आपका थोड़ा मोड़ा है, लेकिन आपका सेकंड चैप्टर में प्लांट्स का पढ़ना है हम लोग को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद क्या पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी आप लोग को मैं ही पढ़ाऊंगा। आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपको पढ़ाता हूं लैंगिक जनन। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसके बारे में, जिसका बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो टॉपिक, लैंगिक जनन, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं एक लिंगी प्राणी। क्या कहते हैं, एक लिंगी प्राणी। और बाइसेक्सुअल क्या कहते हैं, द्विलिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी का मतलब है कि इसमें क्या होगा, नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और बाइसेक्सुअल में यानी कि एक ही बॉडी में टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल आपका अर्थवॉर्म हो गया। और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या होगा, मैंस, डॉग्स, ठीक है, और भी जितने भी बर्ड्स, ये सब रेप्टाइल्स, ये सब किसमें आएंगे, यूनिसेक्सुअल में आएंगे। और बाइसेक्सुअल में अर्थवॉर्म एंड लीचेस, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ और लीचेस मतलब जोंक आएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मेल के पास मेल गैमिट होगा और फीमेल के पास फीमेल गैमिट होगा। और जब ये दोनों गैमिट मिलेंगे तभी तो होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हवा में उड़ के हुआ, हवा में से आ गया और मेल अपने आप प्रेग्नेंट हो गया, फीमेल अपने आप प्रेग्नेंट हो गई। नहीं, जब तक फीमेल गैमिट को मेल गैमिट नहीं मिलेगा तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब समझना है तो इसमें देखिए एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, यानी कि नर होगा और मादा होगा। नर के पास अपना एक युग्मक होगा जिसे हम लोग नर युग्मक कहेंगे, इंग्लिश में इसे मेल गैमीट कहते हैं। और मादा के पास एक अपना युग्मक होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गैमीट कहेंगे। नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। और फीमेल युग्मक या मादा युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु या ओवम कहेंगे। इन दोनों का जब मिलन होगा ना तो उस मिलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इन दोनों की जो मिलन की प्रक्रिया होगी ना उसे हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद क्या बना लेगा, जीव या ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है,
नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। किसको कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया, यानी कि जब मेरी बॉडी में नर युग्मक बन रहा होगा, ठीक है, जब मैं छोटा था और फीमेल पार्टनर जो है वो छोटी थी, तो उसके अंदर भी तो फीमेल गैमेट बन रहा होगा, तो उसकी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? वो कहलाई युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाई। फिर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि नर का युग्मक, यानी कि मेरा युग्मक और मेरी वाइफ का युग्मक जब आपस में मिलेगा तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। उसके बाद है युग्मक जनन से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि युग्मक जनन यानी कि आपका जाइगोट से भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उसके बाद भ्रूण क्या करेगा? कुछ हफ्तों बाद एक जीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुछ हफ्तों बाद एक जीव बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आप फ्लो चार्ट आप अगर तैयार कर लिए हैं तो लैंगिक जनन आपको बहुत हेल्प हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी एनसीईआरटी और क्या क्या लिखती है, हमारा बुक क्या क्या लिखता है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए फिर मैं इसको अब रफ करता हूं और आगे देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी लैंगिक जनन के बारे में क्या क्या लिखती है। देखिए, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। कि आप लोग को पता है कि लैंगिक जनन बहुत फास्ट होता है। मान लीजिए कि मैं एक अमीबा हूं, ठीक है, मुझे जनन करना है, मुझे रिप्रोडक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को बीच से आधा कर लूंगा और आधा करने के बाद क्या करूंगा? जनन कर लूंगा। एग्जाम्पल आप देखिए, ये अमीबा है, बीच से अपने आप को आधा कर लिया, ये दो बन गए। फिर ये दोनों बीच से आधा कर लिए तो ये दो बन गए। ठीक है, ये सब ऐसे करके ये क्या होंगे? 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करते करते क्या करेंगे? वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मान लीजिए कि एक फीमेल है, उसको बच्चा पैदा करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर ह्यूमन में है तो ह्यूमन में आपको पता है कि 9 महीने का टाइम लगता है एक बच्चे को पैदा होने में, और असेक्सुअल में ऑन द स्पॉट हो गया, तुरंत हो गया। तो ये क्या है? ये अलैंगिक जनन की तुलना में क्या है? एक विस्तृत, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। ये कहां 1 से 2 मिनट में हो जाता है और कहां ह्यूमन में देख लीजिए 9 महीने में होता है एक बेबी। दूसरा क्या पॉइंट है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होता है, वो क्या करता है? वो जनन कर लेगा। इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं अलैंगिक जनन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? उसमें मेल और फीमेल होना बहुत जरूरी है। जब तक मेल और फीमेल नहीं होगा तब तक क्या होगा? इन लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने चाहिए, तभी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, जो संतति बनती है वो अपने जनकों के समान नहीं होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या होगा? जो भी संतान हुई है ना, वो अपने जनक के समान ही होता है, यानी कि सेम, हूबहू, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपीराइट, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोन। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए कि ये मेल भाई साहब हैं, ये हैं बिहार के, ये फीमेल हैं, ये हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के। अब इनका जीन अलग होगा, इनका जीन अलग होगा। जब दोनों की शादी होगी, दोनों क्या करेंगे? दोनों के युग्मक या गैमीट्स मिलेंगे आपस में, इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो 50% आएगा इन बिहार वाले भाई साहब का जीन और 50% आएगा इन एमपी वाली मैडम साहब का क्या होगा? जीन आएगा। और दोनों जब जीन मिलेंगे तभी तो एक बच्चे में क्या होगा? 100% जीन जाएगा। तो ये जीन कैसे हो सकता है सेम? नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा क्या होता है? अपने पापा के कॉपीराइट नहीं हो सकता या मम्मा का कॉपीराइट नहीं हो सकता है, इसलिए वो जनकों के समान नहीं होते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन की अवस्था होती है, कुछ स्टेजेस होते हैं लैंगिक जनन के, यानी कि स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? किशोरावस्था जिसे हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, जनन प्रावस्था जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, और नेक्स्ट है, लास्ट है वृद्धावस्था या ओल्ड एज।
एडोलसेंस में क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है ना वो जनन की तैयारी कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा हुआ, छोटा है अगर, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अगर मेल है तो उसमें मेल गैमेट्स बनना स्टार्ट होगा, और फीमेल है तो उसमें फीमेल गैमेट्स बनना स्टार्ट होगा। आपको पता है ना सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, मेल एंड फीमेल। उसमें क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल में शोल्डर चौड़ा हो जाता है, ठीक है, हाइट्स बढ़ जाती है, मसल डेवलप हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती है, ठीक है, और टेस्टिस के आसपास क्या होते हैं, हेयर आ जाते हैं, ठीक है, अंडर आर्म्स में हेयर आ जाते हैं, और मेन चीज है स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, निकलने लगता है स्पर्म। स्पर्म बन तो चुका होता है पर निकलने लगता है। उसी तरह फीमेल में क्या होता है, फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज जो होती है हल्की सी चेंज होती है, बट मेल में क्या होता है पिच लाउड हो जाती है, और फीमेल में क्या होता है ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है हिप्स बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा और ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, वो उसमें जनन की तैयारी होती है, यानी रिप्रोडक्शन की तैयारी होती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल, उसमें क्या होता है जनन प्रवस्था होती है, यानी कि वो अब जनन करने को, रिप्रोडक्शन करने को रेडी है। आपने देखा होगा कि डॉग्स में देखा होगा, नॉर्मल तौर पे डॉग्स 1 साल का होता है तो उसके बाद लोग उसकी ब्रीडिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 साल बाद क्या होता है मैच्योर हो जाता है ब्रीडिंग करने के लिए, बड़ा हो जाता है ब्रीडिंग करने के लिए। उससे पहले वो किस अवस्था में होता है, एडोलसेंस या किशोरावस्था में होता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है तो फिर क्या होता है, लोग उसकी ब्रीडिंग कराना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है ना, थोड़ा लेट प्रोसेस होता है। 14 साल 15 साल बाद ही लोग क्या करते हैं, जनन की तैयारी करते हैं या फिर जनन करते हैं। अब तो बच्चा 30 साल 25 साल का हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन पहले लोगों की शादी जल्दी कर दी जाती थी और 15-16 साल में एक लड़की मां बन जाती थी। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था है ओल्ड एज में क्या होता है, जनन की क्षमता बिल्कुल लॉस हो चुकी होती है, इसमें जनन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बहुत रेयर केस में 1-2 लोग का होता है जो क्या होता है उसमें जनन होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल जो होती है उसमें मेनोपॉज और मेनार्क ये क्या होता है, स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। यह आपको चैप्टर 3 में मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा। अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटेल कब करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल करेंगे। चलिए फिर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ इसको 15 मिनट पढ़ लिया करिए। पढ़ने से आप लोग की ज्यादातर हेल्प होगी। और एनसीईआरटी आपकी लाइन बाय लाइन चल रही है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।